बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है जहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनको प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आके अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकें। वो इन्फॉर्मेशन जो आम तौर पर पेशेंट्स को, आम लोगों तक, उन लोगों को मुयसर नहीं होती और उसकी वजह से वो जो है बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में उनको इल्म नहीं हो पाता। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर शहरी को बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड, अपनी सेहत से रिलेटेड, बीमारियों के बचाव से रिलेटेड, और अगर कोई जो अहम बीमारियां हमारे मुल्क में पाई जाती हैं उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस पर यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके। हम लोग लाइव हैं, लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपको कोई भी सवाल हो कॉल करें और अपना सवाल पूछें। इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि हमारा फेसबुक पेज है जिसका नाम है सेहत ज़िंदगी, जहाँ पर हम बाकायदा पोस्ट लगाते हैं कि किस डॉक्टर ने किस दिन किस टॉपिक पे बात करनी है, तो उसको भी लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राइफ रशीद, डॉक्टर न्यूरो सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू रहेगी एक तो न्यूरोलॉजी की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उसके सिलसिले में, और साथ साथ कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या कोविड न्यूरोलॉजी की बीमारियों पे असरअंदाज हुआ अब तक जो पेशेंट्स डॉक्टर साहब ने देखे, उस पर बात होगी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग आप लोगों को लेके जाएंगे इराक़, जहाँ पर डॉक्टर अरसलान मलिक हमारे साथ होंगे जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। बात करेंगे वो पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स के बारे में कि कैसे पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर राइफ की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए, ताकि जो है हेल्थ एजुकेशन। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी तक सो फॉर आप लोगों ने कोविड के पेशेंट्स भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, मारूफ इंटरनेशनल में भी, अकबर नियाजी में भी आप माशाल्लाह जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आपने देखा कि न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या कोविड कुछ असरअंदाज हो रहा है? डायरेक्टली नहीं। In the initial phases when COVID was identified or diagnosed, these cases did not present with any neurological symptoms. अभी recently I have seen a couple of research papers और जो हम latest news आ रही है, because nobody is 100% sure about the COVID-19 disease. ये एक upcoming disease है, एक pandemic है जो कि साथ साथ ही जिस पर research भी हो रही है और साथ साथ ही research print भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे। COVID-19 के पेशेंट्स दे हैव प्रेजेंटेड मेजरली विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लेकिन दैट इज़ जस्ट 80% ऑफ द केसेस। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि एब्डोमिनल पेन्स के साथ आए हैं, बहुत मैनेजमेंट में पहले कोविड नेगेटिव आते रहे और आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स पॉजिटिव हुए। दे हैव बीन रिपोर्टेड इन यूके, अमेरिका, पाकिस्तान में हमारे पास। डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो कि न्यूरोलॉजिकल थे दैट नीडेड सर्जरी वर रिफ्यूज्ड सर्जरी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर कोविड पॉजिटिव। मतलब एक गुड परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स दे विच हैड टू अंडरगो इलेक्टिव सर्जरी। एक तो ये था कि वो जनरल एक थ्रू आउट द वर्ल्ड लॉ बन गया था कि कोई इलेक्टिव सर्जरी विल नॉट बी टेकिंग प्लेस बिकॉज के रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाह रहे थे on both sides of the field, patient side भी और hospital management और doctors की side पे भी, so that number हम किसी भी तरीके से spread करने में not even 1% भी हम हिस्सा ले सकें। Greatly that was achieved, but to some extent होता है, exposure होता है, that is एक तो हमारी वर्क फील्ड के हिसाब से, दूसरा पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के हिसाब से भी, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज सेड कि जी चीज़ों को हाथ लगाने से, हाथ टच करने से, हैंड शेक से ये चीज़ फैलती है। द रीसेंट स्टडीज़ हैव निगेटेड दैट, चीज़ों से नहीं लग सकता। एयरबोर्न ज़्यादा देर वायरस सर्वाइव नहीं करता, बट कोई है इन्फेक्टेड और वो आप पे छींके तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन द सेफर साइड। तो मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सफाई का ख्याल रखना, दीज आर सर्टन थिंग्स कि जो कि आपको कोविड के इन्फेक्शन से बचा सकता है। इसी तरीके से जैसे सर्जिकल साइड पे हमारी फील्ड में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो अब ये है ना एक फैक्टर कि जी सर्टन सर्जरीज कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इवन इफ दे आर कोविड पॉजिटिव। ठीक है, हमें बहुत सारी हेड इंजरीज करनी पड़ी, हमें बहुत स्पाइनल इंजरीज करनी पड़ी जो कि
मेजॉरिटी जब क्लियर होते थे तो हम करते थे, जिसमें वेट नहीं कर सकते थे तो वी हैड टू डू इट। ठीक है। सो अगेन उसमें जो है ना मॉर्बिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि पेशेंट्स को आप इलेक्टिवली वेंटिलेटर पे डालते हैं और अगर उनमें इन्फेक्शन है तो फिर वो उठाने वाला काम बहुत हो जाता है। ठीक है। फॉर्चुनेटली हमने कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा, हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ऐसा नहीं हुआ कि जो कि इलेक्टिव सर्जरी या इमरजेंसी सर्जरी के साथ वुड हैव डिटेरियोरेटेड आफ्टर एनेस्थीसिया। सो दैट वाज अ गुड थिंग। जनरली अभी बहुत सारा लोगों के माइंड में ये है कि हॉस्पिटल के अंदर कोविड के पेशेंट्स हैं, नॉर्मल पेशेंट्स हैं, तो इकट्ठे रखा जा रहा है, एक साथ उनकी हो रही है। आई जस्ट वांट, not that I'm supporting the medical field, but I want to be very open about this. Nobody will risk this. ठीक। हर एक को अपनी जान प्यारी है, कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को साथ रखे until unless, देखिए हम लोग बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं देते। ठीक है। देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पे अगर एक कोई एक्सीडेंट हुआ है जी, तो हो सकता है जो आपको अपेरेंटली लग रहा है कि जी एक बंदे की गलती है, वो शायद ना हो व्हेन यू लुक इनटू इट। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, 5 of them would know that they are COVID positive. बिल्कुल ऐसा ही है। A lot of them would not know. बिल्कुल ऐसा ही। They would come in for emergency services. We would try to keep them apart. But till they are proven positive, we can't tell them कि जी आप COVID patients के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक डायलेमा है और वो basically this COVID has identified a large number of problems in our medical field जो कि बहुत ज़माने से थे, which needed to be addressed very early, जिस पे हमारी पहले भी discussions हो चुकी हैं, but unfortunately it had to be a pandemic to basically shed light on those deficiencies in both the government and the private sector. We have to improve our system, we have to improve our medical system, we have to improve our approach towards diseases, and we have to improve our facilities. हमने जो मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ इस मुल्क में अभी रखी हैं, दे आर बिलो पार। ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑन एन ओवरऑल बेसिस डिड अ गुड जॉब कि जी हम लोग उन कंट्रीज़ में से हैं जिनमें एकदम एब्रप्शन नहीं आई कोविड की, लेकिन फिर भी छोटी ईद पे हुआ, हमारा सर्ज बहुत बढ़ गया। हम जो उससे पहले जा रहे थे, वी वर डूइंग एक्सीलेंटली गुड। हम बाकी बहुत सारी अपनी एरिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वी वर डूइंग वेरी गुड, बट ईद के मौके पे हमें उसमें बहुत the surge was so high that all of the ventilators and all of the ICUs in the Twin Cities, they were absolutely filled. Lahore, Karachi, it was the same thing everywhere. तो मैं मतलब on this platform I would urge the people कि अभी बेशक the counts have gone down, the numbers have gone down, but keep taking care of yourselves, your family, your loved ones जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन सारों का ख्याल रखें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, wear a mask, wash your hands, वैसे ही ये वो हैबिट्स हैं which are inculcated in our society, तो ये वैसे ही रूटीन में होनी चाहिए। कोविड नो कोविड, we have to follow that. बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बात हुई कि जी कोमॉर्बिड कंडीशंस, कि जी किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें जो है उन पेशेंट पे अमवात का चांस ज़्यादा है, तो न्यूरोलॉजी में क्या ऐसा आपको देखने में मिला? देखें, हम डायरेक्टली, बिकॉज आई एम ए न्यूरोसर्जन, हमारा काम होता है सर्जिकल पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करना। ठीक है। हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हुआ। ठीक है। बट इवन व्हेन अभी जो प्रेजेंट स्टडीज़ आई हैं, क्योंकि देखिए हम ये सारी चीज़ें, हम पैथोलॉजी, हम सारी चीज़ें वायरोलॉजी ये पढ़ के आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऑन ए पर्सनल बेसिस आई थॉट कि जी ये एक नमूनिया का वायरस है। अच्छा। ठीक है। इट हैज़ म्यूटेटेड, ठीक है, विच स्टार्टेड स्प्रेडिंग मोर रैपिडली। ठीक है। वॉट एवर द कॉज, हम उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएंगे। ठीक है। वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। जब भी नमूनिया होता है, अगर आप नंबर्स को लेके देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड, जी, आप अभी को छोड़ दें, ठीक है, फॉरगेट अबाउट 2020, जी, 2020 से पहले 10 साल आप नंबर्स निकालें, WHO के नंबर्स निकालें, किसी और बंदे के नाम माने, गो फॉर द नंबर्स एंड लुक फॉर द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ नमूनिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री को तो रहने दें, बिल्कुल, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को देखें, अच्छा, एंड द नंबर्स विल बी ऑलमोस्ट द सेम दैट आर प्रेजेंटली राइट नाउ। ठीक। डॉक्टर साहब, कॉलर लेते हैं, उसको गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा, कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं शफात बात कर रहा हूँ जड़ से। जी फरमाइएगा। जी मैंने बात ये करनी है कि 5 साल पहले मेरी वाइफ का हुआ था ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर था उनको।
ठीक है जी। तो उस वक्त वो डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये जड़ों वाला ट्यूमर है, उनको रेडिएशन भी लगी है उनको ना 27-28। ठीक है तो अभी वो साल तो एक वो ठीक रही है, लेकिन उसके बाद उनको ना फिट्स पड़ने शुरू हो गए हैं। अच्छा सही। जी। तो उनको वो डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी है, वो लरेस टेबलेट खा रही हैं और उसके बाद ये एपीवाल। सही। कितनी उम्र है इनकी? तो लास्ट उनकी उम्र 37 साल है। ठीक है जी। तो कभी तो ये जो फिट का दौरानिया है महीने में 2 दफा भी पड़े हैं, कभी कभी ये 7-8 माह के बाद। अभी जो लास्ट दफा पड़ा है पिछले साल पड़ा था जून में। सही है। तो मैंने वो मेडिसिन का पूछना है कि क्योंकि अभी गांव में रसाई भी नहीं है नैरो सर्जन से, यहाँ पे छोटे गांव में शहरों में होते भी नहीं है स्पेशलिस्ट वगैरह। जी ठीक है। तो मैंने ये पूछना है कि वो जो 1 साल पहले उन्होंने जो दवाई दी हुई है लरेस और एपीवाल, वही कंटिन्यू रखें या कुछ में रद्द-बदल हो सकता है? तो पूछना चाहेंगे आप? ठीक है। इनसे पूछें कि अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जो ट्यूमर निकाला था उन्होंने क्या कहा था? उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हुई थी, कोई नाम उन्होंने आपको बताया था? जी बिल्कुल बताया था, मैंने पीडीसीएम से करवाया था ब्रिगेडियर अब्दुल गफार साहब से नैरो सर्जन। ठीक है। अभी कितनी मेडिकेशन ले रही हैं? जी ये 750 वाली सुबह शाम 2 ले रही हैं लरेस। ठीक है जी। तो और एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम एपीवाल ले रही हैं। कितने मिलीग्राम? 500 वाली। 500 वाली। जी ठीक है 3 टाइम। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा, आइडियली पोस्ट क्रेनियोटमी जो भी ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर इन्वेड कर रहे होते हैं उनके अंदर एंटी एपिलेप्टिक्स चलते रहते हैं। अच्छा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये होता है कि हम पहले 3 मंथ्स के लिए रखते हैं, उसके बाद टेपर ऑफ करना शुरू करते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट को फिट्स पड़े हाफ मेडिकेशन के ऊपर करने के बाद, अच्छा। तो फिर हम आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रखते हैं मेडिकेशन। इनको 2 मेडिकेशंस चल रही हैं। वन ऑफ द मेडिकेशंस इज लेटेस्ट, दैट इज लिरेस। अच्छा। डबल थेरेपी तब की जाती है जिस टाइम पे एक मेडिकेशन फिट्स को कंट्रोल ना करे। ठीक है। एपिलेप्सी मोस्ट प्रोबेबली इनको जो ट्यूमर हुआ है वो टेम्पोरल लोब का होगा, जो कि सबसे ज़्यादा एपिलेप्टिक होता है। अच्छा ठीक है। इसमें डिपेंड ये करता है कि मेटाबॉलिकल कॉजेज़ हैं या न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट पानी पूरा नहीं पी रहा होता, ठीक, पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा होता है, ठीक है, तो एपिलेप्सी रुकती नहीं है। ठीक है। ठीक। अभी भी ये जो डोज ले रहे हैं एपीवॉल जी 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, जी, ये मैक्सिमम डोज नहीं है। अच्छा, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ये वैसे इसकी 500 मिलीग्राम सुबह शाम डोज है। जब ना कंट्रोल हो तो 500 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा हो जाती है। ठीक है। और फिर 1 ग्राम सुबह शाम और दरमियान वाली डोज 500 मिलीग्राम। अच्छा। इसी तरीके से 1 ग्राम दिन में 3 दफ़ा दी जाती है। ठीक है, सही। डिपेंड करता है। अब प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार इज़ ए वेरी गुड न्यूरोसर्जन। अच्छा। उन्होंने देखा होगा कि एक ड्रग से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उन्होंने दूसरी ड्रग ऐड की है। दूसरी ड्रग में भी अब तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम डोज पे गए हुए हैं। 750 मिलीग्राम बीडी में मिल रही है। अच्छा। मेरा इनको मशवरा ये होगा कि एक कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करवाएं जिसके अंदर ब्लड सीपी और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है। दूसरा, सीरम लेवल्स होते हैं दोनों ड्रग्स के, ठीक है, जो कि ये बताता है क्योंकि हर बंदे की जो बॉडी है ना वो किसी भी मेडिकेशन को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है, सेम नहीं रहती। सही है। ठीक है। तो जो दवाई आपको 100% इफेक्ट करे वो शायद मुझे 50% इफेक्ट कर रही हो। अच्छा। मेरी बॉडी के अंदर शायद ऐसे कुछ एंजाइम्स हो जो कि ज़्यादा जल्दी दवाई को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर सीरम लेवल्स होते हैं, जैसे एपीवॉल का सीरम लेवल और लिरेस टैबलेट का सीरम लेवल देखने की ज़रूरत है कि क्या ये 90 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर रह रहा है कि नहीं रह रहा। अच्छा। अगर रह रहा है तब उस दवाई को ज़्यादा बढ़ाने से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। अगर वो नहीं रह रहा तब आप मैक्सिमम डोज तक जाएंगे, सही, और और देखें कि क्या मैक्सिमम डोज पे भी ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना एपिलेप्सी नहीं होगी। अच्छा। इसका तरीका ये होता है कि ये दोनों करा के दोनों मेडिकेशंस को मैक्सिमम डोज यानी 1 ग्राम सुबह शाम और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम, सही, ये करा के देखें। अगर तो सीरम लेवल्स आते हैं तो फिर एपिलेप्सी भी रुक जाएगी। अच्छा। हमने अपनी प्रैक्टिस में मेजरली ये देखा है कि पेशेंट्स एक वक्त की दवाई भूल जाते हैं खाना। अच्छा। एपिलेप्सी जिसको है और जिसकी सर्जरी हुई है यानी उसको स्पेसिफिकली स्कार मार्क है ब्रेन के ऊपर, तो यानी ही इज़ और शी इज़ प्रोन टू एपिलेप्सी, ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता
अच्छा ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है, हमने लोगों को देखा, कहते हैं जी नहीं रुक रहे, झटके नहीं रुक रहे। जी जी। क्या होता है जी, सुबह खानी है 8 बजे दवाई, ठीक है, वो नहीं खाई जी 11 बजे तक, अच्छा। 11 बजे दवाई खाई तो 12 बजे दवाई ने असर करना है। वो 4 घंटे का जो ब्रेक ठीक। बीच में आता है ठीक। उसमें सीरम लेवल बहुत ड्रॉप कर जाता है। सही। ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में 80% ऑफ द टाइम्स यही देखा है, अच्छा या रात को दवाई खाना भूल गए या टाइम सुबह पे दवाई खाना भूल गए, अच्छा। तो उसमें फिर पेशेंट्स को एपिलेप्सी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, उससे मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं सईद असगर बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ सर जी, 3 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ अपनी एंजाइटी का। जी। तो अब मेरी पोजीशन ये है कि पट्टों में खिंचाव होता है और में से दिमाग पर पसीना होता है शदीद, जब गर्मी सर में से माथे में शदीद पसीना आने लगता है। अच्छा, आपकी आवाज़ वाज़े नहीं आ रही, लेकिन आपने बताया कि एलर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? नहीं सर जी, मैं एंजाइटी का, ठीक, एंजाइटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिछले 3 साल से? 3 साल से सर जी। ठीक, तो अभी क्या कंडीशन है आपकी? अब कंडीशन मेरी ये सर जी, कभी कभार पट्टों में खिंचाव हो जाता है, ठीक है, और कानों में से आवाजें आती हैं, मतलब कि शाय शाय की आवाजें आती हैं, घंटा 2 घंटे के लिए मतलब कि आवाजें आती हैं। इसके अलावा मुझे पसीना शदीद आता है, ज्यादा देर में खड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि मेरी टांगे काम करना छोड़ने लग पड़ती हैं। ठीक है, तो एंजाइटी आपको किसने डायग्नोज किया था? आप किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि एंजाइटी आपको? जी 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 सर, मैं बहावलपुर से इलाज करवा रहा हूँ, डॉक्टर अच्छा। नियाज मकसूद साहब है, उनसे। ठीक, सही है। ठीक है, तो क्या क्या मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं? मैं सर जी 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 ब्रोमोलेक्स की टैबलेट दे रहे हैं। इसके अलावा वो उसका फार्मूला तो मुझे नहीं आता, टैबलेट है नासा 15 मिलीग्राम। ठीक है, ये मैं मुस्तकिल खा रहा हूँ, मतलब कि पहले तो ज्यादा थी, अब ये 2 गोलियां मुस्तकिल खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद मेरी तबीयत शदीद खराब होती है, मतलब कि जिससे मैं लर्जा और खड़ा होकर मैं खा नहीं सकता। इसके अलावा खिंचाव पट्टों में और आवाजें, माथे में से शदीद पसीना आता है। सही, ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब वैसे आप साइकोलॉजी का है, अगर आप इसको कमेंट करना चाहें। बेसिकली एंजाइटी इज मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कोई स्ट्रेस की वजह से होता है, कुछ लोगों के अंदर पैल्पिटेशंस होती हैं जो कि एंजाइटी डायग्नोज होती है। अच्छा। वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ मोर रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, इसमें बॉडी को काम करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं, बट परमानेंटली दोज मेडिकेशंस कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज कोई भी दवाई जितनी भी अच्छी हो आप वो परमानेंटली नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इनको चाहिए कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और कॉन्टिन्यूस सेशंस करवाएं। अच्छा। जिसके अंदर काउंसलिंग होगी, वो इनको समझाएंगे कि किस कंडीशन को कैसे डील करना है। ठीक है, पहले कुछ अरसे के लिए मेडिकेशन होगी। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो काम डाउन करती हैं, कुछ होती हैं जो से इन्होंने कहा कि घबराहट होती है। ठीक है, पसीना बहुत आता है, मैं खड़ा नहीं रह सकता एक जगह पे, पट्टों में खिंचाव आता है। अगर तो ये हो रहा है, ये अभी भी यानी स्ट्रेस्ड है, बिल्कुल, ठीक है। अगर अभी स्ट्रेस्ड हैं, काम डाउन नहीं हुए हुए, तो ऑब्वियसली इनकी मेडिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। ठीक है, रिक्वायर्ड इनको साथ में सप्लीमेंट्स मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, जैसे अगर क्रैम्पिंग हो रही है तो मसल रिलैक्सेंट मिलेंगे, साथ में इनको ORS वगैरह कोई भी जो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। इनको इंडल्ज किया जाएगा कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को बिजी करें। ठीक है, क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते तो आपका ब्रेन अगर किसी चीज़ से किसी स्ट्रेस में है तो यू स्टार्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का बेसिक मकसद ही ये होता है कि वो इस साइकिल को ब्रेक करे। ठीक है, मेडिकेशंस दे ताकि ये साइकिल कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए फॉर 15-20 डेज और 1 मंथ। अच्छा। उनका सेशन होता है वीकली और 15 डेज, डिपेंडिंग अपॉन दे आर द बेस्ट जज के जी कितने अरसे के बाद इस पेशेंट को ज़रूरत है काउंसलिंग की। सही है, वो काम करें। उसके साथ असल में एक चीज़ जो हमारे अभी तक मेडिकल सिस्टम में और सोसाइटी में नहीं है, दैट इज़ कैरियर काउंसलिंग, या उसके बाद आपको ये बताना कि जी आपने कैसे अपने आप को बिजी रखना है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आपने कैसे अपने आप को फारिग नहीं बैठने देना, अपने दिमाग को कैसे आपने बिजी रखना। मतलब इट इज़ अ वे ऑफ बेसिकली अपने ही ब्रेन को आपने
चकमा देना है कि जी इट इज़ नॉट समथिंग कि जी दवाई ही ठीक करेगी, आपने उसको फारिग नहीं रहने देना, आपने उसको कॉन्टिन्यूसली किसी एक्टिविटी में रखना है। और फिजिकल एक्टिविटी एक हद तक होती है जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि खुद मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह ताला ने बॉडी में, हाँ मतलब ये खुद बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप कैसे मेंटली अपने आप को बिजी रख सकते हैं, मतलब हो सकता है आप कोई अखबार पढ़ना या कोई इस तरह का कंस्ट्रक्टिव काम करना, कोई बुक रीडिंग करना, कोई और काम करना, ड्राइंग करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, गार्डनिंग करना। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कुकिंग से फ़ायदा होता है, कुछ लोग गार्डनिंग से, कुछ लोग वॉक पे निकलते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। तो हम उसमें एक बात कहते हैं कि एक फैक्टर होता है हैप्पी आवर, इज दैट यू नीड टू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। When you do that constantly over and over again, तो उससे होता क्या है कि आप basically you start liking it. प्रॉब्लम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि विशस साइकिल में घुसता है। आप डिप्रेस हुए, आपने काम छोड़ दिया, आपने काम छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, आप फर्दर डिप्रेस होना शुरू और डीप जाना शुरू हो गया। आपने दवाई खाई, उससे आपको फ़र्क नहीं लग रहा हो रहा है, आपने दवाई भी छोड़ दी। ये फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं, दे डोंट हेल्प यू, कॉम्प्लिकेट होता जाता है सारा। अब साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाने का क्या फ़ायदा है कि जी वो आपको बार बार रीअश्योर करेगा कि नहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इनको कम से कम 20 दिन लगते हैं एटलीस्ट असर करने में। So it takes a little bit. जी, कॉलर लेते हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जावरिया से बात कर रहे हैं, ज़िला सरगोदा तहसील। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? ये पूछना चाहेंगे कि मुझे मसला है दिमाग में जो है ना यादाश्त जो है ना भूल जाती है। अच्छा, ठीक है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। और मैं 10 साल से HIV पॉजिटिव ट्रीटमेंट भी अपना कर रहा हूँ, उसके साइड इफेक्ट हैं या कोई इस किस्म का मसला है या कोई? किस चीज़ के साइड इफेक्ट आपने बताया, क्या कोई दवाई ले रहे हैं आप? जी HIV पॉजिटिव। अच्छा, HIV पॉजिटिव है, ठीक। आपको सिर्फ नमाज में चीज़ें भूलती हैं या वैसे भी ऑर्डिनरी लाइफ में भी चीज़ें भूलती हैं? भाईजान मसला ये पेश आता है कि कोई भी जो है ना ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन होती है जो शाम को इफाग्रेन लैम्बाडेंस है, ये जो मेडिसिन है ना ये खाने के लिए, जी उसके साइड इफेक्ट हैं या कोई मसला है? मुझे यादाश्त कोई भी चीज़ है ना रखता हूँ वो भूल जाती है, कोई बात होती है वो ऐसे लगता है कि मैंने किया लेकिन यादाश्त में कमी आ जाती है। बाकी सेहत ठीक है, मैं तो साइड इफेक्ट करता है। सही, ठीक, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सुनिएगा डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, शॉर्ट सा आप इसका काइंडली। डायरेक्टली HIV में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो ब्रेन पे इफेक्ट करे। हाँ, HIV के पेशेंट्स बिकॉज उनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो इन्फेक्शंस को काफ़ी प्रोन होते हैं। ठीक है, अगर तो कोई ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं है तो ये सिर्फ एक किसी भी मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं उनसे अपनी मेडिकेशन के बारे में बताएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि एज रिलेटेड कुछ लोगों को होती है भूलने की आदत, बिल्कुल आहिस्ता वो बेसिकली लर्निंग फेज का काम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे ये ठीक है, और सीखेंगे, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो बताएंगे लर्निंग कैसे, आप मेमोरी कैसे बनाते हैं। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सो सॉरी, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर राइफ रशीद की, न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर साहब ने बात की न्यूरोलॉजी की बीमारियों पर भी, कोविड-19 पे भी। यहाँ हमने लेना है प्रोग्राम में मुख्तसर वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।